दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों देखिए जब कोई एफआईआर दर्ज होने के बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है पुलिस के द्वारा और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद में मामला पहुंचता है कोर्ट में। अब सारा फैसला जो है डिपेंड करता है कि आपके गवाह आपने क्या एविडेंस पेश किए हैं और कोर्ट में किस तरह की प्रक्रिया चलती है। इसी दौरान एक और सवाल दिमाग में आता है कई बार परिवादी के, कई बार एक्यूज पर्सन के कि जज साहब क्या सोच रहे हैं, वो किस तरह से फैसला देने वाले हैं, किसी एविडेंस का, किसी बात का जज साहब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और जज साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, वो किस आधार पे फैसला देने वाले हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों 4 मुख्य बातें मैं आपको बताऊँगा जो कि एक फैसला जब लिया जाता है जज के द्वारा तो 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, 4 चीज़ों के ऊपर गौर और फ़िक्र किया जाता है और उसके आधार पर ही फैसला दिया जाता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है मोटिव। मोटिव एक कानूनी वर्ड है जिसका सीधा-सा मतलब ये समझिए कि उद्देश्य। कोई क्राइम जब किया जाता है तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। अब जज के सामने जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में जब ट्रायल चलता है तो ट्रायल में जज साहब 4 चीज़ें इम्पोर्टेंटली देखते हैं तो उनमें सबसे पहली चीज़ है मोटिव। अब मोटिव में ये चीज़ है कि क्या उद्देश्य रहा होगा किसी व्यक्ति का कोई क्राइम करने का। अगर मान लीजिए 2 पक्षों में झगड़ा होता है, तो झगड़ा होता है तो दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष जब एफआईआर दर्ज करवाता है तो वो कहता है कि मेरे साथ में फलाँ-फलाँ व्यक्ति ने मारपीट की। तो ये मारपीट क्यों की गई? ऐसे तो राह चलते कोई किसी व्यक्ति के साथ में मारपीट नहीं करेगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो चोरी करने का उसका उद्देश्य क्या है कि या तो पैसा लेना या फिर माल हड़पना। तो कोई न कोई मोटिव हर क्राइम के पीछे ज़रूर होता है, तो अगर मोटिव पता चलता है तो उससे क्राइम से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं। अब मान लीजिए पति-पत्नी के झगड़े में भी इसी तरह की चीज़ें सामने आती है, कि अगर पति मारपीट करता है पत्नी के साथ, उसको टॉर्चर करता है, तंग करता है, तो उसके पीछे कोई न कोई रीज़न है। या तो वो उसके दहेज के लिए तंग परेशान करता है या फिर वो उसका कहीं और अफ़ेयर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें साबित करनी पड़ती है उस पक्ष को, जो ये कहता है कि मेरे साथ में क्राइम हुआ है, तो उसको ये बात साबित करनी पड़ती है। और मान लीजिए जो एक्यूज़ पर्सन है, उसको भी ये पक्ष साबित करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें मोटिव को लेकर यहाँ पे हमें दर्शाती हैं कि मोटिव इंसान का क्या होता है, उस मोटिव के पीछे उस क्राइम को करने के पीछे क्या मोटिव रहा होगा। दूसरा दोस्तों ये है कि नॉलेज। अगर मान लीजिए कोई क्राइम ऐसा होता है, आपको उसकी नॉलेज है, तो भी आपको उसमें शामिल माना जाएगा। जैसे कि एक छोटा-सा उदाहरण हम लेते हैं कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपके पास में कोई सामान पैकेट में बंद करके रख के जाता है कि मैं आपसे कल वापस आके ले जाऊँगा। और आपको बाद में जब पुलिस आपके घर आती है, तो आपको पता चलता है कि वो सामान तो चोरी का था। अब सीधी-सी बात ये है कि आपको तो मालूम नहीं था ना कि वो सामान चोरी का है। लेकिन अगर आपको मालूम होता है कि ये सामान चोरी का है तो आपको जो है उसमें एफआईआर में आपका नाम भी लिखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आपका नाम उसमें ऐड करेगी। तो यहाँ पे बात है कि नॉलेज अगर किसी मान लीजिए कोई मोबाइल आपका आपके दोस्त ने मोबाइल लिया और उससे किसी लड़की को कोई गलत मैसेज कर दिया और उस मैसेज करने के बाद में लड़की के द्वारा कंप्लेंट कर दी जाती है। तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त ने ऐसा मैसेज किया है, मैसेज उसने किया, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तब तो आपका इसमें बोनाफाइड एक पक्ष रखा जा सकता है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये चीज़ हुई है, तो फिर आपको इस एफआईआर में मुलज़िम बनाया जाएगा और आपके ऊपर पूरा ट्रायल चलेगा। वहाँ पे आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। नंबर 3 दोस्तों एविडेंस। एविडेंस में जैसे आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। क्या वो विटनेस के गवाह गवाह के रूप में हो सकता है, ऑडियो, वीडियो या कोई फ़ोटोग्राफ्स। तो जो एविडेंस है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी केस की दिशा तय करने के लिए। जज साहब इस वक़्त क्या जो फैसला देने वाले हैं, ये एविडेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे मायने रखता है। अगर किसी केस में आपके पास एविडेंस नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि एविडेंस कहीं न कहीं से निकाल के लेके आएँ जो आपके फ़ेवर की है। और नंबर 4 दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। कई बार जो है किसी केस में मान लीजिए चारों तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिलता है, ना तो मोटिव का पता चल रहा है, ना नॉलेज के बारे में कुछ पता चल रहा है और ना ही एविडेंस इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी स्थिति में आप जा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में जहाँ कहीं भी आपको लगता है कमज़ोरी है या आपके फ़ेवर की बात आ रही है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें निकाल के अपने फ़ेवर की बात कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर होने की वजह से एक्यूज़ पर्सन को फ़ायदा मिल जाता है
और कई बार इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर तरीके से आईओ ने कर रखा है तो उसमें परिवादी को फायदा मिलता है और एक्यूज को उसमें सजा हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो के जरिए जो 4 चीजें मैंने आपको बताई है उन सबको आप नोट करके रखिए और किसी भी केस में क्या फैसला होगा, जज साहब क्या फैसला देने वाले हैं और किसी केस की दिशा क्या होगी, ये सारी चीजें तय करने के लिए इन 4 पॉइंट्स को आधार बनाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही कानूनी वीडियोस के लिए। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।